हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, थोड़ा शेड्यूल जो है हमारा बिजी रहने के कारण, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई है अभी, तो 1 मंथ क्या रहेगा कि थोड़ा हम बिजी रहने वाले हैं। तो आपको रेगुलरली जो है हम आपको ज़्यादा वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। कभी कभी 1-2 दिन को आपको गैप भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली आपको कम से कम एक वीडियो जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। और बाकी आपका 1 महीने के बाद जो है आपका रेगुलर ही रहने वाले हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसका एनालिसिस भी आप सभी को करवाना है। यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। जो भी अब टाइम मिल गया है, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करिए। आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर दिया करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जब कभी हम आपके लिए अगर बनाते हैं तो आप लोग उसमें रिस्पॉन्स दिखाइए। हमें भी लगना चाहिए कि आप लोग उसको देखते भी हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य। देखिए, कथकली की बात करें तो सबको पता होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका। ये केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि कई बार जो होता है एसएससी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब इससे बनने वाले जो और क्वेश्चन है उन पर आप ध्यान देंगे। कुल जो होते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। सभी को पता है कि भारत में अगर कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर शामिल हैं, जिसमें कि केरल से 2 नृत्य आते हैं। आपको कथकली तो यहाँ पर पता चल गया, लेकिन इसके साथ साथ जो है मोहिनी अट्टम, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि केरल का कथकली तो होता ही है, उसके साथ मोहिनी अट्टम भी होता है। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाता है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाता है, मणिपुरी का मणिपुरी, उड़ीसा का उड़ीसी, और असम का जो है आपका हो जाता है बिहू। तो इस तरह से जो है आपके जो क्षत्रिय सॉरी बिहू बोल रहे हैं आपका क्षत्रिय नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे बाद में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य के तौर पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। कथक भी याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, अमजद अली खान एक प्रसिद्ध वादक रहे हुए। देखिए, अमजद अली खान से रिलेटेड जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है, तो अमजद अली खान की बात करें तो इनका संबंध रहा हुआ है सरोद से, यानी कि सरोद वादन से संबंधित रहे हुए हैं अमजद अली खान। और अगर इनसे संबंधित पुरस्कारों की बात करी जाए तो 19 जो आपका 91 होता है, यानी कि 1991 के अंदर क्या है कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1991 के अंदर। वहीं अगर पद्म श्री की बात कर ली जाती है तो पद्म श्री इनको 1975 में ही मिल गया था, यानी कि 1975 के अंदर अमजद अली खान को पद्म श्री मिलता है। उसके बाद 1991 यानी कि 1991 में पद्म भूषण मिलता है, और इसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ था 2001 के अंदर, यानी कि जब 2001 आता है तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ आपका अली अहमद हुसैन खान की अगर बात करी जाए तो अली अहमद जो हुसैन खान हैं उनका संबंध शहनाई से रहा हुआ है। सरोद वादक से और जो जुड़े लोग हैं उनके बारे में बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खान हो गए, अयान अली खान हो गए, अमान अली खान हो गए, अली अकबर खान हो गए। तो ये लोग और भी हैं जो कि सरोद से संबंधित हैं। प्रमुख जो सितार वादक के तौर पर बात करें तो पंडित रविशंकर हो गया, निखिल बनर्जी हो गया, और विलायत खान। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए पंडित रविशंकर हो या निखिल बनर्जी या फिर विलायत खान, ये तीनों जो हैं संबंधित हैं सितार से। और पंडित रविशंकर को जो है 1999 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। ये क्वेश्चन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है जब इनको दिया गया था। इसके साथ साथ तबला से अगर आपके संबंधित बात कर लें कि तबला वादन से संबंधित कौन कौन है, तो अल्लाह रखा खां आपका हो गया, जाकिर हुसैन खान हो गया, चतुरलाल शांता प्रसाद हो गया, अनोखे लाल मिश्र हो गया, पंडित किशन महाराज हो गया। तो ये जो लोग हैं इनका संबंध है यहाँ पर तबला वादन से। तो ये तबला वादक रहे हुए हैं, इनका संबंध तबले से है। शहनाई की आप बात कर लेंगे तो शहनाई वादक में आपका बिस्मिल्लाह खान आ जाता है, एस बल्लेस आ जाता है, अनंत लाल आता है, और अली अहमद हुसैन खान जो आपको अभी ऊपर हमने बताया हुआ था। और अली अमजद खान जो है सरोज से हैं। अली अहमद हुसैन खान की बात करें तो ये शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान इसमें सबसे प्रचलित नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है या कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रासायनिक, यानी कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है।
तो भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण होते हैं उसमें आपका कपूर का जो ऊर्ध्वपातन होता है, जल का आपका वाष्पीकरण होता है, ये सारे जो होते हैं आपके भौतिक उदाहरण से संबंधित होते हैं, यानी कि भौतिक जो आपकी क्रियाएं होती हैं, भौतिक परिवर्तन जिनको बोलते हैं। वहीं दही का जमना हो गया या लोहे पर जंग लग जाती है, पड़ा रहता है काफ़ी समय तक, तो ये क्या होता है, ये सभी जो होते हैं रासायनिक आपके यहाँ पर परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया हुआ है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में क्या है कि कुल 5 राजवंश हुए। राजवंश की बात करें तो कुल 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए थे, जिसमें कि 1206 में इसकी स्थापना करी गई थी गुलाम वंश के रूप में। और गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई 1206 में। तब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। उसके बाद जो गुलाम वंश था ये 1206 से लेकर के 1290 तक काफ़ी समय तक राज किया। इसके बाद क्या था, यहाँ पर जब आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश साम्राज्य को संभालता है। इसके बाद जो एक वंश आया आपका, अगर वंश का क्या होता है, साम्राज्य के सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा आया हुआ था वो खिलजी वंश था, जो कि अप्रोक्स आपका 30 साल ही चला था, जो कि शायद सबसे कम यही रहा हुआ है जो कि कम दिनों तक चला, जिसमें क्या था ये आपका खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक चला हुआ था। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 तक ये चला हुआ था। इसके बाद चौथा वंश आया सैयद वंश, 1414 से लेकर के आपका 1451 तक आया हुआ था। और फिर इसके बाद आपका अंतिम वंश आता है लोधी वंश, जो इसकी शुरुआत जो है 1451 से होती है और 1526 तक चलती है, यानी कि 1526 तक ये चला हुआ था। 1526 में क्या होता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें क्या होता है कि बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी जाती है, यानी कि मुगल साम्राज्य जो है वो 1526 के बाद से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। देखिए कप से संबंधित मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, आपकी ट्रॉफी वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो डूरंड कप की बात करें तो ये घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता, यानी कि डोमेस्टिक जो फुटबॉल यहाँ पर चैंपियनशिप जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत खेला जाता है डूरंड कप, जिसमें स्टेट लेवल पर फुटबॉल खेलते हैं इंडिया के अंदर। पहली बार ये इसको 1888 में जो है शिमला में इसका आयोजन किया गया था। तो कई बार पूछते हैं कि डूरंड कप का जो है पहला जो आयोजन था वो कब किया गया, तो वो 1888 में था और इसको किया गया था शिमला के अंदर। और सबसे जो सक्सेसफुल टीम रही हुई है अगर डूरंड कप की बात करें तो ये मोहन बागान रही हुई है सबसे सक्सेसफुल टीम। इसके बाद जो होता है ईस्ट बंगाल आता है। 2022 में इसका बेंगलुरु विजेता रहा हुआ था और उप विजेता जो था वो रहा हुआ था मुंबई सिटी। और जो 2022 का टाइटल स्पॉन्सर था वो इंडियन ऑयल रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के किस क्षेत्र में दिया गया। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे देवदीप मुखोपाध्याय की तो ये मिला हुआ था इंजीनियरिंग के अंदर, यानी कि जो इंजीनियरिंग विज्ञान था, इंजीनियरिंग साइंस रहा हुआ था, इसके अंदर इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जैसे है कि जो आपका यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये दिया गया था 2021 के अंदर। इसमें कि कुल 11 वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपको सभी को ज़्यादा याद नहीं रखना है क्योंकि कम ही पूछा जाता है, कभी कभार आपका आता है। गणित में आपका डॉक्टर अनीस घोष को मिला और डॉक्टर साकेत सौरभ को। भौतिक विज्ञान के अंदर डॉक्टर कनक साहा को मिला हुआ था। जीव विज्ञान के अंदर डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को मिला था। और रसायन विज्ञान के अंदर जो है ये डॉक्टर कनिष्क विश्वास को मिला हुआ था। इंजीनियरिंग विज्ञान के अंदर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीआरपीएफ के अंदर, जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में
किस स्थान पर आता है। देखिए आपके इंडेक्स पिछले सालों के ही पूछे जाते हैं। तो ये रहा हुआ था आपका 132 यानी कि 132वें स्थान पर ये रहा हुआ था। ये जो जारी करने वाली संस्था होती है, अगर आपसे कभी पूछे कि HDI यानी कि जो आपका मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNDP होता है आपका, जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2021 में जो है भारत का HDI मान 0.633 रहा हुआ था। 2020 में भारत का जो रहा हुआ था HDI मान वो 0.65 मान के साथ में 131वें स्थान पर आपका आया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मौलिक अधिकारों से आ चुके हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार आपका नहीं है, अगर ऐसा कभी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर सारे मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या है कि संविधान के भाग 3 में ये सारे के सारे दिए हुए हैं। और भारत का मैग्ना कार्टा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो देखिए जो भारत का मैग्ना कार्टा होता है वो कहा जाता है भाग 3 को ही। और भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 हैं, इनके अंदर दिया गया है आपका 12 से लेकर के 35 तक जो है अनुच्छेद, इनमें आपका मौलिक अधिकार के बारे में बात करी गई है। पहला आपका मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक आते हैं। ये हो जाते हैं आपके समानता के यानी कि समता के अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक रहता है, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, ये तीसरा अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 30 और 29 में आ जाता है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 31 में जो आपका संपत्ति का अधिकार है, पहले इसको भी मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इनको हटा दिया गया। और हाँ, मूल अधिकारों की बात करें तो इनको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में क्या होता है कि 44वें नंबर का आपका संविधान संशोधन होता है। वहां से फिर आपका अनुच्छेद 31 को हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत जो है आपका कानूनी अधिकार के तौर पर आपका रख दिया गया था, जो ये मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन देखिए आपका है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो होती है आपकी वियना होती है। और ये क्या है आपका मध्य यूरोप के अंदर आता है, एक स्थल रुद्ध देश है, जिसे कि लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, उसमें आपका ऑस्ट्रिया आता है। हो सकता है कि देखिए यूपी कांस्टेबल में मोस्टली आपकी एक जो आपकी कैपिटल या ही जो आपका राजधानी होता है देशों की, इनको यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान और वह कुल गोल्ड मेडल कितने रहे हुए थे। देखिए जो आपका 2022 का हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक यानी कि 61 पदक इसके अंदर जीते हुए थे, जिसमें कि 22 स्वर्ण थे यानी कि 22 जो थे वो गोल्ड मेडल रहे हुए थे, 16 आपके रजत पदक थे और 23 जो है कांस्य पदक शामिल रहे हुए थे। और इस बार के खेलों में 178 मेडल लेकर के सबसे ऊपर जो रहा हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया रहा हुआ था। 22वें नंबर के ये खेल रहे हुए थे राष्ट्रमंडल, और कुल 61 पदक भारत ने जीते और 16वें नंबर पर, और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका सबसे ऊपर रहा हुआ था, उसने 67 गोल्ड जीते हुए थे। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा हुआ था, जिसने कुल 176 मेडल जीते, जिसमें 57 गोल्ड थे। और भारत ने जो है इस बार मेडल जीतकर चौथे स्थान पर आ गया था, यानी कि 61 मेडल जीते हैं भारत ने, लेकिन भारत का स्थान भी जो है 4th नंबर पर आपका था, रैंक 4th पर था राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए राज्यों की पुनर्गठन की अगर बात करें तो ये अधिनियम 1956 में आया हुआ था, 1956 में आया हुआ था। और इसके आधार पर क्या है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। इससे पहले आपका 1953 में यानी कि 1993 में आपका 1953 यानी 1953 में आंध्र प्रदेश को क्या है कि भाषाई आधार पर भारत का राज्य बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर अनशन कर रहे थे पोटी श्री राम लुलू जो होते वो अनशन पर बैठे थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है 52 दिन के उपवास के बाद, आमरण अनशन किया हुआ था। जिसके बाद क्या है कि मजबूरन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पर, उन्होंने फैसला लिया और उस वजह से क्या था कि आपका भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है
एक देखिए, ये आपकी योजना पूछ ली जाती है कि लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। देखिए, लाडली बहन की योजना से बस आपको इतना याद रखना है, ये शुरुआत करी गई है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की, इसके तहत क्या होता है कि बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपये और कुल 12,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे, यानी कि जो वहाँ की योग्य जो बहनें होंगी यानी कि महिलाओं को मिलेंगे। और इस योजना के में राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी, उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश राज्य की आपकी यहाँ पर योजना है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बस आपको क्या करना है, लाइक करना नहीं भूलना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड इन अपकमिंग डेज आई विल प्रोवाइड यू एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस और इसी तरह की सारी चीज़ें जो आपको आती रहेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।